हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द मेंटर फैक्ट्री में। और मैं अविरल तिवारी, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका गाइड, एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर एक और क्लास, एक और सेशन। तो आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरी आदत है कि हमेशा मैं सेकंड चैप्टर खत्म होने के बाद पहली बार क्वेश्चन देता हूं, और जनरली मेरा क्वेश्चन भी कॉमन ही रहता है लगभग हर क्लास में, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो आज मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कई बार एक क्वेश्चन दिया है, कई क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, मल्टीपल टाइम्स इन क्वेश्चन को बनाता रहता हूं, अलग अलग जगहों पर मैं डिक्टेट भी करता रहता हूं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने रिसेंट में आपको दिया था कि इंडिया हैव अ लॉन्ग लास्टिंग कंसर्न रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इंडेक्सेस, स्पेसिफिकली एचडीआई। गिव इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न्स एंड सम सॉल्यूशंस। मतलब भारत को इंटरनेशनल इंडेक्स जो होते हैं, खासकर एसडीआई को लेकर लंबे समय से चिंताएं हैं, उस पर वो सवाल उठाता रहा है, उस पर एक कहता रहा है कि भैया इसमें गड़बड़, इसको सुधारो। तो भारत की खास चिंताओं के बारे में लिखना है और कुछ समाधान को इसमें बताना है। तो देखिए, इस तरीके क्वेश्चंस में सिंपल सी बात है, सबसे पहला तो हमें कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन बात किस चीज के बारे में कर रहा है, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग जब भी लिखते हैं, हम सबको पता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन 3 मेन पार्ट होते हैं। आईबीसी जो होता है, उस कॉन्सेप्ट पर आंसर लिखा जाता है। बहुत सिंपल सी बात होती है ना। लेकिन ये आईबीसी जो है, हम लिखेंगे कैसे, किस चीज पर फोकस करना है, किस चीज के पीछे नहीं भागना है, किस चीज को कंक्लूड करना है, इसके बारे में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंडिया हैव अ लॉन्ग लास्टिंग कंसर्न रिगार्डिंग इंटरनेशनल इंडेक्सेस, स्पेसिफिकली एचडीआई। गिव इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न्स एंड सम सॉल्यूशंस। अब मैंने कई बार देखा है कि जब मैं ये क्वेश्चन बच्चों को देता हूं तो उनके आंसर्स में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। वो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एचडीआई के बारे में ही समझाने लगते हैं, एसडीआई के बारे में ही लिखने लग जाते हैं, और एसडीआई के ही चैलेंजेस बताने लग जाते हैं जो मैंने क्लासेस में अक्सर डिक्टेट किए होते हैं। बट बेटा, सवाल एचडीआई के चैलेंजेस को लेकर था ही नहीं। सवाल इस बात का था ही नहीं कि एसडीआई के क्या चैलेंजेस होते हैं, बल्कि सवाल ये पूछा था कि इंडिया की कंसर्न्स क्या है इन इंटरनेशनल इंडेक्सेस को लेकर। सवाल ये पूछा था कि जो अंतरराष्ट्रीय इंडेक्सेस निकलते हैं, कभी हंगर इंडेक्स निकल रहा है, कभी डेवलपमेंट इंडेक्स निकल रहा है, कभी कोई इंडेक्स निकल रहा है, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और इंडिया हमेशा इन इंडेक्सेस को रिजेक्ट करता रहा है, इन पर क्वेश्चंस उठाता रहा है। तो आखिर वो क्वेश्चंस क्यों उठा रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। अक्सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसडीआई के बारे में लिखने लग जाते हैं, एसडीआई की मेथोडोलॉजी लिखने लग जाते हैं, एसडीआई के बारे में चैलेंजेस बताने लग जाते हैं, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, इसमें पॉल्यूशन नहीं है, इसमें पॉवर्टी नहीं है। तो ये सब नहीं करना था इसमें। अब देखिए, चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग की बात करें तो क्वेश्चन ये स्टार्ट कहां से होगा। तो इस तरीके का जब भी आंसर हम लिखने जाते हैं, या इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आते हैं, तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि आखिर हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। तो देखो, अगर आप यहां पर इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हो तो 2-3 लाइन में आप यहां पर एचडीआई के बारे में बता सकते हो। सबसे पहला सवाल ये कि इंट्रोडक्शन कितना बड़ा लिखें। अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि इंट्रोडक्शन को कितना बड़ा लिखना चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन दी वर्ड लिमिट। अगर क्वेश्चन 150 वर्ड का है या क्वेश्चन 250 वर्ड का है, इस पर डिपेंड करेगा आप आंसर में कितने वर्ड्स डिनोट दोगे अपने इंट्रोडक्शन को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 150 वर्ड का आपका इंट्रोडक्शन है, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हो कि 30 वर्ड के आसपास कहां दे सकते हो, 30 वर्ड के आसपास इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, और 30 वर्ड के आसपास कहां दे सकते हो, यहां पर कंक्लूजन में दे सकते हो। और बचे आपके 90 वर्ड्स, तो 90 वर्ड्स में आपके पास बॉडी में लिखने को बहुत कुछ बचेगा। ठीक है भाई, जस्टिस तो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर हम 250 वर्ड की बात करें तो 250 वर्ड में वही सेम, आप 50 वर्ड्स यहां पर दे दो, 50 वर्ड्स कंक्लूजन में दे दो, और इसके साथ आप 100 वर्ड्स दे सकते हो आराम से। कहां पर 100 वर्ड दे सकते हो, बॉडी में। या अगर यहां कम भी करना चाहते हो तो यहां 35 से 40 वर्ड दे सकते हो, यहां पर 35 से 40 वर्ड दे सकते हो। जो भी इंक्रीज हुआ तो 120 वर्ड तक यहां पर ला सकते हो। मतलब वो आपकी मर्जी है, वो फ्रीडम आपको दे दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ऐसा भी ना हो कि इंट्रोडक्शन पता चला कि 2 पेज का आंसर था, आपने 1 पेज में इंट्रोडक्शन ही लिख दिया। तो ये सब नहीं करना है ना। चलिए, तो अब इस तरीके का जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, तो आप यहां पर अगर मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेशनल इंडेक्सेस के बारे में, तो आपको यहां पर एचडीआई के बारे में नहीं बताना। हालांकि इसने स्पेसिफिकली एचडीआई मेंशन किया है, बट इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है इंटरनेशनल इंडेक्सेस में स्पेसिफिकली एचडीआई इसने यहां पर मेंशन कर दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको फोकस रखना है कि इंटरनेशनल इंडेक्सेस क्या होते हैं। तो आप यहां पर इंटरनेशनल इंडेक्सेस क्या होते हैं उनके बारे में समझा सकते हो। उसके अलावा इंटरनेशनल इंडेक्सेस को क्यों यूज किया जा रहा है, आप 1-2 लाइन में उसको बता सकते हो। दैट इंटरनेशनल इंडेक्सेस आर काइंड ऑफ कंपैरेटिव इंडेक्सेस और इंडिकेटर्स व्हिच हेल्प्स कंट्रीज टू कंपेयर विद ईच अदर एंड टू डेवलप मोर होलिस्टिकली, है ना। इस तरह से कुछ करके आप यहां पर लिख सकते हो।
ठीक है, कि इंटरनेशनल इंडेक्सेस की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाए और आप पर कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर अननेसेसरी का बर्डन भी ना है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा इंडेक्स ले सकते हो जिसके ऊपर रिसेंटली इंडिया ने क्वेश्चन उठाया हो, जैसे एक एग्जांपल के लिए अभी रिसेंट में जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था तो ऐसे लिख सकते हो, रिसेंटली आफ्टर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ इंडिया हैज बीन रिलीज्ड, the government of India openly criticized on the Twitter, or various ministers of the government of India has criticized the index on the Twitter and other social media platforms also। इस तरह से करके आप कुछ कर सकते हो, हालांकि ऑफिशियली स्टैंड लेना ठीक नहीं है, ऑफिशियली मत बोलो, बट जनरली हमने देखा अक्सर एक ट्रेंड रहता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, इवन इंडियन पॉपुलेशन भी अक्सर इस पे क्वेश्चन करती रहती है। क्वेश्चन भी जायज रहता है कि भाई पाकिस्तान हमसे ज्यादा कैसे हो गया, हमसे ऊपर कैसे हो गया, श्रीलंका अनरेस्ट में फिर भी हमसे बेटर कैसे है, बांग्लादेश अनरेस्ट में फिर भी बेटर कैसे है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो अक्सर हमने देखा कि मिनिस्टर्स के ट्वीट्स रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ओपनली क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म जो है वो भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, बट दिमाग में तो है, गवर्नमेंट्स के सामने तो है, और गवर्नमेंट्स इस पे क्वेश्चन करते भी रहे हैं टाइम टू टाइम, है ना। तो ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इस तरह से हमने लिख दिया कि रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाज लॉन्च्ड एंड इंडिया वाज हैविंग दिस रैंक, पर्टिकुलर दिस रैंक, है ना, और उस रैंक के बाद आप बता सकते हो कि वेरियस ऑफिशियल्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफिशियली क्रिटिसाइज दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई, है ना, ये चीज आप आराम से यहाँ पर बोल सकते हो। उसके बाद आते हैं बॉडी पार्ट में। तो अब बॉडी पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर लूं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडिया का कंसर्न क्या है। तो इंडिया हमेशा से कहता आया है, देखो हम हैं 140 करोड़, आप हमें कंपेयर करते हो स्वीडन से, आप हमें कंपेयर करते हो फिनलैंड से, आप हमें कंपेयर करते हो नॉर्वे से, ठीक है, जितनी इनकी पॉपुलेशन है ना तीनों की मिलाकर, उससे ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारी एक सिटी में रहती होगी जनरली, है ना। तो हाँ, इस तरीके की जब पॉपुलेशन हमारे पास है तो आप जो सैंपल साइज ले रहे हो इन डेटा के कलेक्शन के लिए, वो कहीं ना कहीं फ्लॉड है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच्ड है। मतलब जो सैंपल साइज ले रहे हो भाई, जो डेटा होता है, जो इंडेक्सेस निकलते हैं, वो किसी ना किसी सैंपल साइज की वजह से निकलते हैं, किसी ना किसी सैंपल साइज को लेके उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बाद में इंटीग्रेट कर दिया जाता है ना। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला क्वेश्चन ही होता है कि आपका सैंपल साइज गलत है। अब आप स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे के सैंपल साइज ले रहे हो, तो वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से आपने 1% ले लिया, मान लेते हैं वहां पर 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ का 1% आपने ले लिया तो 10 लाख आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का 140 करोड़ है, और 140 करोड़ का आप 1% लोगे, ठीक है, तो वहां पर बहुत लिमिटेड आएगा, और ये जो सैंपल साइज है वो फ्लॉड हो जाएगा। इस वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एक्यूट हो सकती है ना। तो इंडिया का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई सैंपल साइज को लेके हमारा क्वेश्चन है कि इसको आप या तो इंक्रीज करिए या इसको आप बढ़ाइए, इंडिया के लिए इंडिया स्पेसिफिक लेके आइए। चलो ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया ये कहता रहता है कि देखो आप जिन कंट्रीज से हमारा कंपैरिजन कर रहे हो उनमें एक यूनिफॉर्मिटी है, उनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है। लैंग्वेज तो एक जैसी, कल्चर तो एक जैसा, फूडिंग तो एक जैसी, ठीक है, रहन सहन का तरीका तो एक जैसा। हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। आप इस रीजनल डाइवर्सिटी को अगर इग्नोर कर रहे हो तो आप हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बेटर तरीके से नहीं जान सकते। हम हर जगह एक जैसा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम गुड़गांव जैसा डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में जाके नहीं कर सकते, हम दिल्ली जैसा डेवलपमेंट झारखंड छत्तीसगढ़ में जाके नहीं कर सकते, ठीक है। और झारखंड जैसी चीजें हम दिल्ली गुड़गांव में नहीं बना सकते, नॉर्थ ईस्ट जैसा एटमॉस्फेयर यहां नहीं बना सकते। हर एक की लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइबल आइडेंटिटी, एथनिसिटी, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास हैं जिनको आप यहां पर इग्नोर कर रहे होते, ठीक है। और वहां पर क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी है, सब जगह एक जैसे रह रहे हैं, सब लोगों का एक जैसा थिंकिंग प्रोसेस है, सब लोग एक जैसे लिटरेट है, सबका एजुकेशन लेवल ऐसा है, तो वहां पर इजी हो जाता है डेटा कलेक्शन और वहां पर कंपेयर करना, ठीक है। रीजनल डाइवर्सिटी के बाद इंडिया तीसरी चीज जो यहां पर क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन करता है कि भाई अगर आप देखोगे तो डेटा में अक्सर वेस्टर्न बायसनेस रही। इंडिया कहती है कि यहां पर वेस्टर्न बायसनेस रहती है। वेस्टर्न बायसनेस का मतलब कि भाई साहब पश्चिम के देश अच्छे हैं और पश्चिम जो चाहते हैं उसी हिसाब से डेटा को वहां पर एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए सैंपल सर्वे लेना है, तो वो कहते हैं, इंडिया कहती है या गवर्नमेंट्स कहती है कि आप सैंपल सर्वे लेने हमारे जानबूझ के उन एरियाज में जा रहे हो जो आपका पॉवर्टी अफेक्टेड है, और वेस्टर्न कंट्रीज में जानबूझ के आप वहां जाते हो जो आपका बहुत रिच है या बहुत अच्छे तरह से वेल एस्टेब्लिश्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए हमेशा आप अमेरिकन मूवीज को देखो तो उनको आपको न्यूयॉर्क का वो साइड दिखाई देता है जो बहुत बढ़िया डेवलप्ड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वेल सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट अगर आपने पिछले कुछ समय में देखा हो तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जो रील्स होती हैं इन सब में देखा होगा तो रियलिटी दिखती है कि कितना गंदी जगह पर वहां पर वो लोग रह रहे हैं, उनका जो
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो कितना पुअर है। रिसेंट में अभी रशिया के एक अथॉरिटी थी, उसने भी इस पर कंपेयर किया कि न्यूयॉर्क से मच बेटर है दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इंडिया कहता है कि यहां पर वेस्टर्न बायसनेस रहती है, वो अपने हिसाब से चीजों को डिलीवर करते हैं और उसी के हिसाब से इंडेक्सेस को बनाते हैं। और वो इस बात को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि अगर ऐसा ना होता तो आप देखोगे कि म्यांमार हमसे कई सालों से सिविल अनरेस्ट में है, ठीक है, बांग्लादेश पिछले 2 साल से सिविल अनरेस्ट में, बट वो फिर भी हमसे ज्यादा हैप्पी है। और ये कौन सी हैप्पीनेस है जो अनरेस्ट से आ रही है? कौन सी हैप्पीनेस है जो अनरेस्ट से आ रही है ना? तो ये सारी चैलेंजेस भी इंडिया के लिए हो जाते हैं कि भाई आप इनके बारे में बात क्यों नहीं कर। ऊपर से इंडिया कहता है कि आपने गवर्नमेंट के एफर्ट्स को तो देखा ही नहीं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स को देखा नहीं। आपने 1990s में ये इंडेक्सेस बनाए। इंडिया कहती है कि आपने 1990s में ये इंडेक्सेस क्रिएट किए, है ना? उस समय इंडिया की हालत क्या थी? ठीक है, लिटरेसी रेट कम था, यहां पर लिटरेसी रेट कम था, जस्ट लिटरेसी रेट कम था, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखेंगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पुअर था, ठीक है, हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन की चीजें नहीं थी। आज अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स भी किए हैं, ठीक है। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखोगे तो आयुष्मान भारत है, जन आरोग्य योजना है, इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करते हो। हमने लिटरेसी स्कीम्स के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स लिए, उनके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। यानी कि अगर हम कुल मिला के देखें तो गवर्नमेंट एफर्ट्स जो ले रही है उसको कहां इंट्रोड्यूस करा रहे हो आप, इसके बारे में तो आप हमको बता ही नहीं रहे, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहां पर आपको दिखाया भी कि हमने हंगर मिटाने के लिए स्टेप्स लिए, ठीक है। अब 80 करोड़ पीपल को हम राशन दे रहे हैं फ्री में, ठीक है। इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस थे तो मैंने वहां यूज किए। तो अब हंगर मिटा रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हो कि आप इस चीज को इंक्लूड ही नहीं करते, ठीक है। दैट मींस कि आप गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में कोई बात ही नहीं करते। उसके अलावा यहां पर ये कहते हैं कि डाटा कलेक्शन में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भाई ये सर्वे कहां हो रहा है, किन लोगों से पूछा जा रहा है, क्या वो किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या ये डेटा सैंपल रैंडम लिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ग्रुप ऑफ पीपल्स ले रखे हो जिनको स्पेसिफिक फंडिंग जा रही हो और वो उसी हिसाब से इंडिया के डेटा को दे देते हो और उसी को आप सैंपल साइज बना ले रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में गए जहां पर अगेंस्ट गवर्नमेंट काम करे, एंटी इनकम्बेंसी काम करे, या कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं वहां पर। तो हमें इसके बारे में कोई डेटा नहीं पता कि आप कहां सर्वे कर रहे हो, कहां पर सैंपल साइज है, ठीक है, आप कहां बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती। तो 5 पॉइंट हमने आपको यहां पर बताया, क्या क्या? सैंपल साइज, रीजनल डाइवर्सिटी, वेस्टर्न बायसनेस, गवर्नमेंट एफर्ट्स और ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, आप यहां पर ये जो वेस्टर्न बायसनेस वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी देना, ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहां पर 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है। आप डेटा रिडंडेंसी भी लिख सकते हो कि भाई आपका डेटा जो है रिडंडेंट है, ठीक है, उसको अपडेट करने की जरूरत है, उसको बेटर करने की जरूरत है और आज के हिसाब से उसको मैनेज करने की, यूज करने की जरूरत है, ठीक। तो ये सारे चैलेंजेस जो है इंडिया स्पेसिफिक है। देखो, अगर हम एसडीआई के चैलेंजेस की बात करेंगे तो वो अलग है, ये इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस जो इंडिया के लिए है, ठीक है, कि इंडिया क्या क्वेश्चन करता है। सोल्यूशंस की बात करें तो सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यही है कि आपको पहली बात तो सैंपल साइज इंक्रीज करने की जरूरत है। सैंपल साइज इंक्रीज करो, है ना। सैंपल साइज इंक्रीज करने के साथ साथ डेटा ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करिए। आप जो सर्वे है वो रियल ग्राउंड पे लेके आइए। आप ग्राउंड लेवल रियलिटीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो ग्राउंड लेवल रियलिटीज को इंक्लूड कराइए। उसके अलावा रीजनल डाइवर्सिटीज को भी एक फैक्टर कंसीडर करिए, ठीक है, गवर्नमेंट एफर्ट्स को कंसीडर करिए। ये सारी चीजों को आप करके यहां पर लिखो, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इसके कंक्लूजन को बहुत बैलेंस तरीके से लिखना है। ऐसा भी ना लगे कि आप बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हो गए हो कि आपको कुछ कमियां दिखाई नहीं दे रही हैं, और ऐसा भी ना लगे कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए, आपको सब कमियां दिख रही है ना। मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो कि यस, नो डाउट इंडियाज कंसर्न्स आर नो लीगल और valid, but still India have to do a lot to improve all these things, like to remove hunger, to remove poverty, to remove inequality in the society, so that better human development can be done in the particular society। इस तरीके से आप थोड़ा डिटेल करके कंक्लूजन 3-4 लाइन में करके लिख सकते हो और एक बेटर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के आंसर को लिखने के लिए आपके पास वेल बैलेंस्ड थ्योरी होनी चाहिए पहले। और वो थ्योरी कैसे आएगी? मल्टीपल रीडिंग से आएगी, बार बार सोचने से आएगी, आंसर लिखने। आंसर राइटिंग एक आर्ट है बेटा। अगर आपने इसको बहुत लाइटली लिया कि अरे कर लूंगा, मैं लिख के देता हूं, नहीं कर पाओगे। मैं इतना भी प्रॉमिस करता हूं कि एक पर्सन, जैसे मैं हूं,
अभी मैंने ये बता दिया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ के बता दिया। लेकिन अगर कोई मुझसे कह दे कि मैंने 6 महीने पहले 7 महीने पहले आंसर्स लिखे थे या 1 साल पहले आंसर्स लिखे थे और अब मैं आप कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं आंसर लिख दूंगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि एक रेगुलर बच्चा लिखने वाला आंसर ज्यादा बेटर आंसर लिखेगा एक टॉपर से जिसने 2 साल पहले आंसर राइटिंग की। बहुत कॉमन सा फैक्टर है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको यहां पर कंसीडर करने की, और इस तरीके से जब आप आंसर लिखोगे तो आई होप 4 4.5 नंबर तक आने के चांसेस रहेंगे, 5 नंबर तक आने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा कि कैसे आंसर लिखते हैं। और भी हम डिटेल में इस तरह की बात करेंगे, और भी क्लासेस आती रहेंगी, आंसर राइटिंग सेशंस आते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है। और साथ ही साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आगे बढ़ने के लिए, आगे और काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, जय हिंद।